हेलो एंड नमस्कार, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस धमाकेदार सेशन में दोस्तों यूपीएससी 2025 के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें अभी मैं आपको चैप्टर वाइज जीके जीएस का पीवाईक्यूज करा रहा हूं। और इस चैप्टर वाइज जीके जीएस के पीवाईक्यू में आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार का, और ये 5वां वीडियो होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने आपको 4 वीडियो दे दिया है, जिसमें हमने आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करवाया है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवाया है। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए यूपीएससी के एग्जाम में, उन सभी की बात करेंगे। यहाँ पे हमने 1991 से लेकर के 2021 तक जितने भी यूपीएससी के परीक्षा हुए हैं, उन सभी परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए मौलिक अधिकार से, उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। मैंने आपको उदाहरण स्वरूप यहाँ पे एक प्रश्न का चित्र भी लगा दिया था, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। साथियों, रोज़ शाम को 9 बजे मैं जीके जीएस का वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप लोग शाम को 9 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और अच्छे से तैयारी अपनी करते रहें। ध्यान रखिएगा, इससे बेहतर तैयारी आपको कहीं नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ दोस्तों। चैप्टर वाइज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं और आगे चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, चूँकि आप सभी लोग जानते हैं जीके जीएस से आपको 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों 40 प्रश्न में आपके 5 से 7 प्रश्न करंट अफेयर के भी रहते हैं। तो रोज़ सुबह 5 बजे में क्या करता हूँ, करंट अफेयर का भी वीडियो डाल देता हूँ। इसमें मैं स्टैटिक जीके के साथ साथ पढ़ाता हूँ, चित्रात्मक रूप से मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। तो 5 अक्टूबर का जो वीडियो है, या फिर कहें कि जितने भी आपके डेट आते हैं, हर एक डेट पर मैं करंट अफेयर का क्लास लेता हूं, और उसमें इन सारे ही टॉपिक्स को क्लियर करता हूं, जैसे कि इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल अफेयर्स, अवार्ड वाले न्यूज़, डिफेंस न्यूज़, स्पोर्ट न्यूज़, साइंस एंड टेक न्यूज़, इन सारे ही तरह के चीज़ों को मैं क्या करता हूं, कवर करता हूं। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो है कि प्रश्न को उठा के लगा दिया, मैंने टाइप नहीं करवाया। ऐसा लगाने के पीछे का कारण ये है ताकि आपकी विश्वसनीयता बढ़ी रहे और मैं आपको दिखा सकूं कि यह किस शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों, यह है 21 नवंबर 2021 को शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा गया था कि किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार वाले भाग को क्या कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका उल्लेख कहाँ है? संविधान के भाग 3 में है दोस्तों। कहाँ पे? संविधान के भाग 3 में। अच्छा दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट सेशन में आपके लिए लेके आ रहा हूं, तो मुझे कहना भी नहीं पड़े, जो कि अगर कहना पड़ रहा तो भी मैं कह ही देता हूं। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक और साथ साथ कमेंट, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी ऊर्जा का स्रोत होता है ना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया मैंने, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर क्या करते हैं, हम आपको डेली क्या कर देते हैं, पीडीएफ दे देते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न कहता है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों के संबंध में आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो भैया कह रहा है मौलिक और अनन्य है, या मौलिक नहीं है, या मौलिक है लेकिन अनन्य नहीं है, या अनन्य है ना। यानी कि जो मौलिक अधिकार है, इसके प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? तो भैया उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार है मौलिक, लेकिन अनन्य नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया 14 नवंबर 2021 को शिफ्ट 3 में दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है हमारा तीसरा प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई बच्चा किसी खान में, किसी कारखाना में या किसी खतरनाक कार्य को कर रहा है, तो उस बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? 12 साल, 21 साल, 18 साल या 14 साल? तो प्यारे दोस्तों, जब इसकी बात करते हैं तो देखिए, इसकी जो उम्र निर्धारित की गई है वह 14 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को निर्धारित कर दिया गया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, बाल मजदूरी पर प्रतिषेध जिसका उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनसे किसी भी प्रकार का काम नहीं लिया जाएगा, लेकिन 14 वर्ष के बाद के जितने भी बच्चे हैं उनको किशोर माना जाता है, और उनको किसी भी खान में, किसी भी कारखाना में आप रोजगार के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, तो 14 वर्ष तक के बच्चों को लगाया जा 14 वर्ष के बच्चे को लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूछा गया 13 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
बेगार यानी कि बधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो है बेगारी या और बाला श्रम पर तथा साथ साथ मानव के दुर्व्यापार पर, इन तीनों पर ही क्या करता है, रोक लगाता है। यह शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 इन दोनों की ही बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 की हम बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है 5वां कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा की बात करता है दोस्तों। तो आर्टिकल 19(1) का एफ या आर्टिकल 300 का ए या अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 265। जब आप इस प्रश्न को पढ़ रहे होंगे तो आपके मन में तरह तरह के सवाल हो सकता है कि उठ रहे हो, सर कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम सीधे सीधे उत्तर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 300 का ए या फिर अनुच्छेद 300 का क। पहले क्या होता था दोस्तों, जो व्यक्तिगत संपत्ति थी उसका अधिकार जो कि अनुच्छेद 19(1) में होता था। लेकिन आप सभी को पता है कि एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब होता है, 1978 में। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से दोस्तों जो आपका मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1) में था, इन सभी को रख दिया गया अनुच्छेद 300 क में या अनुच्छेद 300 ए में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सही बी हो जाएगा। और यह प्रश्न कब पूछा गया, 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था, 13 नवंबर को। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में कितने समय से अधिक नहीं होगा। एक समय पर 3 दिन या एक समय पर 7 दिन या एक समय पर 14 दिन या एक समय पर 1 महीना। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो एक समय पर 14 दिन हो जाएगा ना, 14 डेज एट अ टाइम। यानी कि इसका अर्थ क्या, एक बार मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा जब कारावास की अवधि कितना हो, 3 महीने से कम हो, कितना 3 महीने से कम ही हो, तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। एकांत कारावास अगर किसी को एकांत में रखा जा रहा है तो 14 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, यही बात आपसे कहा जा रहा है दोस्तों। अनुच्छेद जो है कि 22 में गिरफ्तारी वाला प्रावधान भी किया गया, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, आपको वहाँ पे मैंने चर्चा भी किया था इस चीज़ का। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से लिया गया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो अवधारणा है वह किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों। तो भैया यह लिया गया जापान के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यह प्रश्न 22 नवंबर 2021 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो भैया कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो अवधारणा है यह जापान के संविधान से लिया गया, याद रखिएगा। देखिए हमने आपको पहले ही कहा कि संविधान के जो स्रोत है वहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चूँकि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है इसलिए इसको यहाँ पे हमने शामिल किया है। आगे आपसे कहता है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को कितने से कितने वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनता है। तो भैया वो हो जाता है 6 से 14 वर्ष। कितना, 6 से 14 वर्ष। यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिख देंगे 14। तो भैया जो शिक्षा का अधिकार है और 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे उन सभी का मौलिक अधिकार है। और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा भी गया था, आप सभी को पता भी होगा, है ना। और मैंने आपको बताया भी था यह मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी जोड़ा गया था दोस्तों। आई बात समझ में। चलिए अच्छा, मौलिक अधिकार के रूप में इसको कहाँ जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 21 का एक उपखंड जोड़ करके जोड़ा गया, या कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया है। ठीक है, या अनुच्छेद 21 क में रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। कितने प्रकार का, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अभी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं इसको सुनिएगा। पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
दूसरा है शांतिपूर्वक और निरायु सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी कि जिसमें आप धरना प्रदर्शन भी करते हैं। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत में बिना किसी रोक टोक के पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं और कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है आपको। फिर उसके बाद छठा है आपको संपत्ति का अधिकार, जिसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो सातवां था वह यह है कि आप कारोबार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं या फिर अपने खाने पीने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो भैया उसके लिए क्या करेंगे, कारोबार या व्यापार तो करना ही करना है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहले 7 प्रकार का स्वतंत्रता था, लेकिन जो है कि छठवां को हटा दिया गया। छठवें में संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 19(1) का जो छठवां था उसमें संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया था। यानी अनुच्छेद 19 में पहले 7 प्रकार के अधिकार थे, अभी एक जब हटा दिया गया तो अभी वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार है दोस्तों। अगला प्रश्न है हैबियस कार्पस, जिसको हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है। हैबियस कार्पस मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, या जिस भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको सशरीर पेश करना, ठीक है। टू हैव अ बॉडी, तो भैया सशरीर बंदी को उपस्थित करना ही क्या कहलाता है, हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। यह अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 में ही, या कहीं के अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। पहला हो जाता है आपका हैबियस कार्पस, फिर होता है परमादेश, फिर तीसरा होता है अधिकार परीक्षा, ठीक है। चौथा होता है उत्प्रेषण और पांचवा होता है प्रतिषेध। इस प्रकार से 5 प्रकार के रिट जारी करता है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं मौलिक अधिकार के संबंध में तो। अगला प्रश्न कहता है मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से किस रूप में जाना जाता है ना। मौलिक अधिकार किसके आधुनिक नाम हैं जिनको पारंपरिक रूप से क्या जाना जाता है या फिर किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक अधिकार। तो भैया जो आपके नेचुरल राइट्स हैं, जो आपके प्राकृतिक अधिकार हैं, ठीक है, इन्हीं को अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है, प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। यानी प्राकृतिक अधिकार ही क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है, जैसे अनुच्छेद 15 वाले अधिकार, अनुच्छेद 19 वाला अधिकार, अनुच्छेद 29 वाला अधिकार। ये कुछ ऐसे राइट्स हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रश्न का अगर उत्तर देखें तो इस प्रश्न का सबसे सटीक और सबसे शानदार उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। तो भैया ये केवल और केवल नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना एक है, क्या है भैया, वैयक्तिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या फिर मौलिक कर्तव्य है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है यार, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। तो दोस्तों वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित जितने भी प्राकृतिक पर्यावरण है उनकी रक्षा करना आपका मौलिक कर्तव्य माना गया है, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य का सवाल है, हालांकि यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया, कोई बात नहीं है, 2021 में पूछा गया है शिफ्ट 3 में 16 नवंबर को। तो भैया यह जो है कि मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अगर आप वनों की रक्षा करें, झीलों की, नदियों की, इन सब की रक्षा करते हैं तो ये आपका मौलिक कर्तव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार को कहाँ से लिया गया है ना। तो भैया जो मौलिक अधिकार का विचार है वो कहाँ से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, ठीक है, या आप कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। साथियों अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की तो हमारे संविधान में वर्तमान में हमको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में है।
तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में है। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में है। पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29-30 में है। 31 में आपका संपत्ति का अधिकार था, जिसको समाप्त कर दिया गया, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारा छठा अधिकार है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, या अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, या धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार, या किसी भी धर्म को मानने का अधिकार? तो दोस्तों यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 26 में जो अधिकार दिया गया है किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, बल्कि यह धार्मिक संप्रदायों को दिया गया है। किसको दिया गया है? धार्मिक संप्रदायों को दिया गया है, यानी ऐसे संप्रदाय जो किसी धर्म में विश्वास करते हों, है ना, और उस संगठन का, और वो जो समूह है उसने एक संगठन बनाया है, संगठन का एक विशेष नाम हो। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो रामकृष्ण मिशन एक क्या धार्मिक संप्रदाय है। तो अनुच्छेद 26 के तहत जो अधिकार है वो केवल और केवल धार्मिक संप्रदायों को दिया गया दोस्तों, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया गया। तो यहाँ पे सी उत्तर करेंगे। ठीक है, यानी धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 26 के माध्यम से। बहुत ही शानदार प्रश्न था। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? अनुच्छेद 19 में अभी मैंने बताया 6 प्रकार के अधिकार है, सबको मैंने बताया। संगम और संघ बनाने का अधिकार, तो अनुच्छेद 19 में तीसरा अधिकार है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो भैया ये तो अनुच्छेद 21 में आता, 19 में आता ही नहीं है। ठीक है, भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने या घूमने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी 19 में आता है। तो भैया बी छोड़ दें तो आपका ए, सी और बी ऐसे अधिकार हैं जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है साथियों, पहले खाली स्थान दिया, पूछता है के, यानी स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार या शोषण के विरुद्ध या समानता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्वक सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो तो। ठीक है, तो भैया इसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? आपसे यही पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जब इसकी बात आती है तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो आपका स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, कौन सा? जो आपका स्वतंत्रता वाला मौलिक अधिकार है दोस्तों, इसके या स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही जो शांतिपूर्वक सभा है उसको सीमित कर सकती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध के तहत ये चीज़ें आती हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? यह कौन सा अनुच्छेद कहता है दोस्तों? इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता के अधिकार। क्या जी? विधि के समक्ष समता का अधिकार। देखिए, विधि के समक्ष समता की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? तो भैया वह कौन बताता? अनुच्छेद 14, जिसमें विधि के समक्ष समता की बात किया गया है और विधियों के समान संरक्षण की बात किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के अधिकारों में निहित है। स्वतंत्रता के अधिकारों में कौन सा निहित है वही आपको बताना है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। पहला, कोई भी पेशा अपना लेना, या भाषण की स्वतंत्रता, या अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म का पालन एवं प्रचार। तो भैया यहाँ पे कौन सा सही है इन 4 स्टेटमेंट्स में से? ठीक है, यही आपको उत्तर करना है दोस्तों। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे तो ये सही दिख रहा है और कह रहा स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है।
है ना। स्वतंत्रता के अधिकार में पूछ रहा, मौलिक अधिकार में नहीं, तो अस्पृश्यता जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं आता। धर्म का पालन एवं प्रचार ये भी स्वतंत्रता में नहीं आता, बल्कि ये धार्मिक स्वतंत्रता में आता है। तो आपसे केवल और केवल स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहा था, जहाँ पे किसी भी पेशे को अपना लेने और भाषण देने की स्वतंत्रता आ जाती है। यानी सीधे सीधे आपसे पूछ रहा था अनुच्छेद 19 में जो अधिकार दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो यही 2 ऐसे अधिकार मिले जो अनुच्छेद 19 में है दोस्तों। तो ए और बी हो जाएगा, यानी इस कूट की सहायता से अगर उत्तर करेंगे तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। और ये पूछा गया 2017 में साथियों। बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है, ठीक है। दूसरा, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही है, क्या दोनों ही स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है, और इसी के आधार पर यहाँ पे कूट की सहायता से आपको उत्तर भी करना है दोस्तों। आई बात समझ में। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों, यहाँ पे दोनों ही सही है। तो राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध बिल्कुल लगा सकता है भाई, और यदि वह देशों के साथ या यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डाल रहा है तो। दूसरा है, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है और प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो आप कहेंगे सर हमारा ए और बी दोनों सही है, तो कूट की सहायता जब जाएंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा दोस्तों। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, 20 प्रश्न मैंने करवाया। कल मौलिक अधिकार से संबंधित पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें हम और भी प्रश्नों की बात करेंगे। तो इसी प्रकार से थोड़े थोड़े प्रश्नों में आपको करवाते रहूँगा और आपको जो है कि सिलेक्शन के करीब लेकर के चलता रहूँगा। दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिएगा, और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली किसी वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।